तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे और एक एक चीज यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अपवर्त। क्या लिखा हुआ है? अपवर्त लिखा हुआ है। ठीक है, आवाज तो क्लियर है भाई? है ना, आवाज तो सही है। देखो, पहला पॉइंट है हमारा अपवर्त्य गुणज गुणक। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। अगर ये तीन यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है, इन तीनों का जो मतलब है, मीनिंग है, वो एक है ना। अब मीनिंग एक है, इसका क्या मतलब है, इनको क्या बोलते हैं, क्या होते हैं ये? तो सिंपल भाषा में ये मल्टीपल होते हैं, और मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। जैसे मैं आपसे बात कहूं कि बताइए, छह के अपवर्त्य बताइए। छह के क्या बताइए? अपवर्त्य। तो छह का अपवर्त्य यानी जो होंगे वो छः, छः दूनी 12, छः तिया 18, और 24, और 30, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक, है ना। ये कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। तो ये सब के सब क्या बोले जाते हैं? छह के क्या बोले जाते हैं? अपवर्त्य। अपवर्त्य बोल सकते हैं इन्हें, और क्या बोल सकते हैं हम? गुणज बोल सकते हैं। ठीक है, गुणज बोल सकते हैं, और गुणज के अलावा और क्या बोल सकते हैं हम? और इन्हें गुणक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणक भी बोला जाता है। और सिंपल भाषा की अगर बात करूं तो आपने इनको पहाड़े के रूप में सुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। तो ये आप चीजें पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अपवर्त जहां शब्द आएगा, ध्यान देना, अपवर्त जहां शब्द आएगा वहां ये वाला मीनिंग इसका होगा। ठीक है, अच्छा, अब इससे आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो अगला पॉइंट आप देखेंगे क्या है? अपवर्तक या गुणनखंड या भाजक, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल तरीके से इसका मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर होता है ना। आप और दूसरे तरीके से भी इन चीजों को याद कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात ये आती है कि ये क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 12, है ना, 12 के आपको निकालने हैं अप अपवर्तक। तो 12 के अपवर्तक आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको एक मिलेगा, फिर दो मिलेगा, फिर तीन मिलेगा, फिर चार मिलेगा, फिर छह मिलेगा, और खुद 12 मिलेगा। एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि 12 के अपवर्त यानी 12 के आप क्या निकाल रहे हैं? गुणनखंड। क्या निकाल रहे हैं? गुणनखंड। तो ये दोनों पॉइंट पहले तो क्लियर होने चाहिए आपको कि अपवर्तक क्या होते हैं और अपवर्त क्या होते हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर किए देता हूँ। जैसे मैं 12 एक संख्या लिखता हूं, और मैं कहता हूं 12, 12 के, और सबसे पहले आपसे पूछा कि बताइए अपवर्त क्या होंगे? 12 के अपवर्त क्या होंगे? तो आप क्या करेंगे? 12 के अपवर्त जो होंगे वो 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और ऐसे ही ये ऐसे ही करते करते कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। ठीक है, और 12 के अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? अपवर्तक की। किसकी बात करूं? 12 के अपवर्तक की बात करूं तो आपका जो यहां से आएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे, है ना। अपवर्त का मतलब क्या होता है और अपवर्तक का मतलब क्या होगा, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अपवर्त का मतलब क्या हो जाता है? गुणज। क्या मतलब हो जाता है इसका? गुणज यानी पहाड़े। और अपवर्तक का मतलब क्या हो जाता है? गुणनखंड। क्या हो जाता है? गुणनखंड। अब इनकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, है ना, ये अब हम आगे सीखेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद जैसे हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है लघुत्तम समापवर्त, यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको इंग्लिश में जब बोला जाता है क्या बोला जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो लीस्ट यानी सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब क्या हो जाता है? उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। तो यहां से आप इस भाषा से आपको समझ में आ रहा होगा लघुत्तम समापवर्त। अब लघुत्तम समापवर्त जैसे आप लास्ट में देखेंगे यहां पर, तो ये समापवर्त यानी यहां पर जो वर्ड लगा हुआ है वो अपवर्त लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? अपवर्त। और अपवर्त का मतलब आपने सीख लिया क्या होता है? गुणज। क्या मतलब होता है? गुणज होता है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं आपको यहां से बात समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक संख्या 12 है और दूसरी है 8 या 16 ले लेते हैं,
तो 12 व 16 के समापवर्त बताइए। 12 और 16 के क्या बताना है आपको? समापवर्त। ठीक है, अब जैसे समापवर्त की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से समझना। समापवर्त तो 12 का पाड़ा लेना शुरू करो। 12 का पाड़ा क्या आएगा? 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और ऐसे ही चलता जाएगा ये इनफाइनाइट तक। और 16 का लेंगे तो 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 64। ठीक है, और इसके बाद आपका 80, और ये भी कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो समाप वर्त का मतलब ये हुआ कि ये वाला आपको क्या मिल रहा है? कॉमन। तो पहला क्या मिला? 48, दूसरा क्या मिलेगा? 96, है ना। और ऐसे ही आपको कहां तक मिलेंगे? अनंत तक। ये सारे के सारे क्या बोले जाएंगे? समापवर्त। क्या बोले जाएंगे? समापवर्त। लेकिन जब आपसे यहाँ एक वर्ड लगा दे सबसे छोटा, क्या लगा दे? सबसे छोटा, लघुत्तम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सबसे बड़ा लगा दे तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा कहां तक जाता है? अनंत तक। सबसे बड़ा कहां तक जाता है? अनंत तक। बात समझ में आ रही है? जब भी बात आएगी किसकी? लघुत्तम समापवर्त की, तो इसे शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे? ल स। ठीक है, ल और स। और इसको इंग्लिश में LCM क्या बोलते हैं? LC और M। ठीक है, जिसका मतलब आपकी समझ में अब आ रहा होगा, सबसे छोटा ओबेनिस्ट गुणज। जब मैं इनको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे ये, है ना। पहले चीजों को जो यहाँ पर टर्म है उनको समझते चलते हैं। अब जैसे बात कर रहे हैं महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? मस। और आप यहाँ पर एक वर्ड देखें, लास्ट में क्या लगा है? समापवर्तक। यानी ये जो वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अपवर्तक लगा हुआ है। अपवर्तक का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा, क्या होता है? गुणनखंड, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम HCF, है ना। HC और F, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ और क्या हो? गुणनखंड हो। ठीक है, मैंने ऊपर नाम और दे रखे हैं, ये एग्जाम में इन नाम से इनको यूज किया गया है, उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला देखो, अगर आप H यहां से निकालें, तो अगर मैं जैसे मस की बात करूं, तो मस का नाम जो होता है वो क्या क्या हो सकता है ना। एक तो हो जाता है HCF, है ना, पहली कंडीशन में H और C और F। दूसरा क्या हो सकता है? HC, HC और क्या ले सकता हूं? D, HCD। दूसरा क्या लिख सकते हैं? HC और M, HC और क्या हो जाएगा? M। ये ध्यान रखना, इनके नाम होते हैं ये। दूसरा हम यहां से बनाएं तो LCF भी बोल सकते हैं इसको, LCD भी बोल सकते हैं, और LCM भी बोल सकते हैं। लेकिन M का मतलब यहाँ मल्टीपल नहीं है, ध्यान देना। M का मतलब यहाँ पर मल्टीपल नहीं होता, मेजर होता है। ठीक है, और अगला हम क्या बना सकते हैं? यहां से जैसे L ले लिया, अब अगला क्या है? G, तो GCF भी लिख सकते हैं, और GCD भी लिख सकते हैं, और GCM भी लिख सकते हैं। M का मतलब क्या है? अब यहां पर आपको ये वाला ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, यानी GCD का मतलब आपके लिए क्या होता है? HCF। जो HCF के लिए शब्द यूज कर रहे हैं वो हम दूसरा क्या कर रहे हैं? GCD। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। या तो आपसे HCF पूछ ले या आपसे GCD पूछ ले, और ये भाई साहब हिंदी में लिख कर और देता है एग्जाम में, है ना। GCD ज्ञात करो, है ना, यही पूछ लेता है कि GCD ज्ञात करो। ठीक है, तो GCD ज्ञात करना है आपको। तो ऐसी कंडीशन में इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं आनी चाहिए, है ना। ये सारे टर्म आपकी समझ में आ जाने चाहिए। अब आगे बढ़े, और आगे कह रहा है 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक होगा। देखो 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक होगा, तो HCF ज्ञात करने की दो विधि है, एक तो भागफल विधि है और दूसरी कौन सी है? गुणनखंड विधि। ठीक है, भागफल विधि है और गुणनखंड विधि। तो पहली कौन सी विधि है हमारी? भागफल विधि। पहली विधि कौन सी है? भागफल विधि। अब भागफल विधि से कैसे करते हैं, है ना, भागफल विधि से कैसे करते हैं वो समझ लें। यहाँ एक मेथड है, और उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो संख्याएं 36 है और 84 है। तो सबसे पहले छोटी संख्या का भाग लगाएंगे बड़ी संख्या में, 84 में। ठीक है, 36 दूनी 72, कितना बचा? 12। और 12 का भाग फिर किस में लगाएंगे? 36 में। 12 × 36,
शेष क्या बचा 0। तो HCF यहां से इन दोनों का है ना, इन दोनों का जो HCF आएगा, HCF यानी मासा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो होता है क्या होता है मासा होता है। दूसरी विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि है ना। दूसरी विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि। इससे कैसे करते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन की जैसे हम बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप भागफल विधि से करेंगे, और गुणनखंड विधि से जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न अलग होता है, क्वेश्चन भी अलग होते हैं ना। तो गुणनखंड विधि से आप कैसे करेंगे इसको, तो गुणनखंड विधि का मतलब क्या हुआ, आपको सबसे पहले 36 के क्या करने, फैक्टर करने है ना। 36 के आपको फैक्टर करने, और 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 18, 2 से 9, और 3 से 3, और 3 से 1। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, 36 को लिखा, 36 को आपने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अगला क्या है 84, 84 के फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तरीका यही है 84 के फैक्टर निकालने का। 84 के फैक्टर भी ऐसे ही निकाले जाते हैं, 2 से सबसे पहले निकालोगे तो 42 आएगा, फिर 2 से निकालोगे तो 21 आएगा, फिर 3 से करेंगे 7 बार, और फिर 7 से 1 बार। ठीक है, वही तरीका है, ध्यान से समझना मैं जो आपको बता रहा हूं। यहां पर महत्तम, महत्तम, समाप, उभयनिष्ठ, कॉमन जो मिले, और अपवर्तक फैक्टर ढूंढने। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले जब आप कॉमन देखेंगे यहाँ पर, तो आपको जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2, 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अगला वाला 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये भी मिल रहा है। अगला वाला 3 भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, कॉमन क्या क्या मिल रहे हैं, 2, 2 और 3। अब इनमें और तो कोई कॉमन है नहीं, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में कि आप लिखेंगे जो कॉमन मिल रहे हैं लिखेंगे, 2 मिला कॉमन, बाकी का 2 मिला, और क्या मिला 3 मिला। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये आपका क्या आ गया 12 आ गया। ये कौन सी विधि बोली जाती है, गुणनखंड विधि। और ये कौन सी विधि है, भागफल विधि। दोनों ही आपकी समझ में बेहतर तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं, थोड़ा सा इन्हें समझने की कोशिश करना। यहां जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। एक संख्या मैंने आपको लिख दी फैक्टर के रूप में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और एक संख्या मैंने लिख दी 3 गुणा 5 गुणा 11, और इसका निकालना है आपको HCF। क्या निकालना है, HCF। ध्यान से समझना। अब इसमें कॉमन ढूंढो क्या है, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, लेकिन 3 क्या है, 3 सब में है। तो आपने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब इसके अलावा और क्या कॉमन मिल रहा है, 5 मिल रहा है सब में। ठीक है, 5 मिल रहा है, बाकी का 7 सब में नहीं मिल रहा, 11 नहीं मिल रहा, तो HCF कितना आएगा इनका, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी विधि होती है, गुणनखंड विधि। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझेंगे, आप ऐसे समझेंगे, इस पहली वाली संख्या को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना। मैं आगे के लिए क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहा हूं आपको। आगे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। आगे हम क्या लिखेंगे इसको, 3 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, पावर में भी लिख सकते हैं अगर कोई संख्या आ रही है। और क्या निकालना हमें, HCF। HCF तो पहले सबसे पहले देखो जो सब में कॉमन मिले। तो आपको क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, नहीं 2 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, 5। ठीक है, 3 और 5 कॉमन मिल रहे हैं, और पावर भी कितनी है, 1 1, है ना। तो यही क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक। चलो, तो यहां पर आपने अभी तक 2 चीजें सीखी कि HCF ज्ञात करने की 2 विधि होती है, एक भागफल विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। दोनों विधि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब जैसे हम आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, 12 15 18 व 20 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। एलसीएम ज्ञात करने की 2 विधि होती है, कौन सी होती है, भागफल विधि और गुणनखंड विधि। कैसे होती है थोड़ा समझते हैं। तो जैसे हम पहली विधि की बात करें, पहली विधि कौन सी है हमारी, भागफल विधि, है ना। कौन सी है, भागफल विधि। तो भागफल विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है वो थोड़ा समझते हैं पहले। भागफल विधि से कैसे करते हैं, 12 और आपने लिखा 15 और लिखा 18 और लिखा 20, है ना। और यहां से इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है।
2 से आप डिवाइड करेंगे 6 बार, 15 में नहीं जा रहा तो 15 को ऐसे ही लिख दिया, और इसको लिखेंगे तो 9, और इसको लिखेंगे 10। अभी 2 से और डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 3 बार, और 2 से 15, और 2 से 9, और 2 से 5। ठीक है, अब 2 का डिवाइड किसी में नहीं हो रहा तो आगे 3 लिख लिया, 3 से 1, 5, 3 और 5। ठीक है, अब आगे फिर 3 ले लिया, 1, 5, 1 और 5। अब लास्ट में किसका डिवाइड करेंगे? 5 का, तो 1, 1, 1 और 1। ठीक है, तो आपने यहां पर एलसीएम निकाला इसका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो अब यहां से आप मल्टीप्लाई करिए, 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, और 18 गुणा 10 180। तो कितना आ गया? 180 आपका क्या आ गया? ये वाला एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम लस। एलसीएम कितना आ गया? 180। तो ये विधि कौन सी है? भागफल विधि। अब दूसरी विधि पे आते हैं, कौन सी है? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे की जाती है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। गुणनखंड विधि कैसे करते हैं तो उसको थोड़ा समझते हैं। पहला जो हमारा टर्म है वो है 12। 12 के आप फैक्टर बनाइए तो क्या बनेंगे? 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक है, 15 के अगर बनाएंगे तो 15 के क्या बनेंगे? 15 के अगर फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 5। 18 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। और जैसे 20 के बनाए लास्ट, तो 20 के क्या बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। एलसीएम लेने का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना और समझना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले ये देखिए कौन कौन से फैक्टर आपके आए हुए हैं। तो आपने यहां पर देखा 2 आया हुआ है, ठीक है, 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, ठीक है, 3 भी आया हुआ है, और 5 भी आया हुआ है, यानी आपने सारे ले लिए जितने भी आए। ठीक है, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, यानी सारे आने। एलसीएम की अगर बात करें तो सभी आने, जो भी दे रखे हैं वो सब आने। अब जो भी दे रखे हैं सब आने। अब आपको क्या करना है, आप एक लाइन में ये देखिए 2 कितनी बार आया है। इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है। तो हाईएस्ट कितनी बार आया है? 2 बार। तो आपने पावर क्या लगा दी? 2। 3 को आप देखो सबसे ज्यादा कितनी बार आया है? यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, यहाँ कितनी बार आया है? 2 बार। तो आपने क्या किया? पावर 2 लगा दी। 5 को सबसे ज्यादा देखो सिंगल सिंगल है, तो 5 को ऐसे ही छोड़ दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करके लाओगे, कितना आएगा? 80। ध्यान से समझना, एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो क्या है। एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो जो फैक्टर आए हैं सबको लिखो, और फिर ये देखो कि कौन सबसे ज्यादा कितनी बार आया है। 2 सबसे ज्यादा आया है 2 बार। 3 सबसे ज्यादा, एक लाइन में, एक लाइन की बात कर रहे हैं, कितनी बार आया है? 2 बार, है ना। सब में नहीं देख रहे, ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया 2, ऐसे नहीं गिनेंगे, है ना। एक लाइन में, एक लाइन में देखो 2 कितनी बार आया? सबसे ज्यादा 2 बार। 2 बार से ज्यादा तो नहीं है कहीं, ठीक है, तो 2 लिख दिया, है ना। क्या लिख दिया? 2 गुणा 2। 2 जो है 2 बार से ज्यादा आया ही नहीं है। 3 को देखते हैं, 3 एक बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, यहाँ कितनी बार आया है? यहाँ पर आया है 2 बार, यहाँ आया ही नहीं है। तो 3 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है? 2 बार। और अब एक फैक्टर और है 5। 5 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार से ज्यादा आया ही नहीं है। तो बस यही कर देंगे, और कितना बन जाएगा? 180 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। भागफल विधि और गुणनखंड विधि 2 विधियां होती हैं, है ना। बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इन चीजों को समझते हुए अब आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये जितने भी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, और इन्हें ऐसे मत लेना कि ये क्या सीख रहे हैं आप, है ना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 64 56 का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का मतलब एलसीएम, है ना। क्या करना है? एलसीएम। कौन सी विधि लगा दें? भागफल विधि। तो आप सबसे पहले जब 64 और 56 लिखेंगे, तो 64 और 56 में सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना? 32, और 2 से आपका कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा? 16, और 2 से हो जाएगा 14। ठीक है, अब आगे 2 से कितना हो जाएगा? 8, और 2 से कितना हो जाएगा? 7। आगे फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 से हो जाएगा 4, और 2 से कितना हो जाएगा? 7। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 7, और 2 से फिर करेंगे 1 और 7, और इसके बाद क्या हो जाएगा? 7। 1 और 1। तो इसका एलसीएम जो बन के आएगा, क्या बन के आएगा? आप इन संख्याओं को सभी को लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 2 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 5 बार है, कितनी बार है? 3, और 3 6 बार।
ठीक है 2 और गुणा 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और 64 गुणा 7, 7 चौक 28 और 56, 7 छके 42, 42 और 2 44। तो आपका जो एलसीएम आया कितना आया 448। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक बात समझना, यहां पर मैं कुछ चीजें और सिखाने वाला हूं आपको बेहतर, है ना, कुछ चीजें और बेहतर सिखाने वाला हूं, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना। हालांकि एक बार में ये समझ में नहीं आएंगी, फिर भी आप कोशिश करना कि ये समझ में आ जाए। 24, 36, 28, 42, 56 का लसअ एलसीएम। आपको ये ध्यान रखना है, आपको अगर 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी संख्या होती है, ठीक है, 64, 3 की पावर में चलें तो क्या होती है 3, 9, 27, है ना, 81 ऐसी आगे चलेंगी। 5 में आए तो 5, 25, 125। आप कहेंगे सर 4 क्यों नहीं लिया? भैया 4 यहां आ गया है ना, तो जितनी भी लेंगे वो कैसी संख्या लेंगे? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या लेंगे? अभाज्य संख्या, यानी जो प्राइम नंबर है उनको रखेंगे हम। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपको यहां पर सबसे बड़ा इनमें से, है ना, 2, 4, 6, 8 या 3, 9, 27, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? देखो अभी समझ में नहीं आएगा, एक दिन समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी जोर मत लगाना, अभी जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझते चलना। आप देखो यहाँ आपको सबसे ज्यादा 2 मिल रहा है किसी में, या 4 मिल रहा है, या 8 मिल रहा है, या 16 मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 16 का पहाड़ा किसी में नहीं जा रहा, लेकिन 8 मिल रहा है। तो आपने क्या किया, 8 को निकाल लिया, आपने 8 निकाल लिया। 8 निकाल लिया तो कितना बचा 3। यहां से 8 निकालेंगे तो 8 तो निकलेगा नहीं, लेकिन 4 निकल जाएगा, कितना रह जाएगा 9। इसमें से निकालेंगे तो इसमें से भी 8 तो मिलेगा नहीं, 4 मिल जाएगा। देखो 8 को ढूंढ रहे हो आप, तो अगर 8 मिल जाए ठीक है, 8 नहीं मिले तो 4 मिल जाए, 4 नहीं मिले तो 2 मिल जाए, कुछ मिल जाए बस उसको निकालते चलो 8 के साथ साथ। यहां से निकालेंगे तो कितना बचेगा 7, यहां से निकालेंगे तो कितना बचेगा 21, और यहां से निकालेंगे तो कितना बचेगा 7। अब यहां आगे आओ, आगे जैसे हमें क्या मिल रहा है 9, तो 9 से ये निकल गया, एक बचा, ये निकल गया, और यहां से क्या निकल गया 7, मतलब 3 निकल गया तो 7 बचा। अब आपके पास क्या बचा है 7, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, और यही क्या बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा बस। बहुत मस्त तरीका है, बहुत बेहतर तरीका है, लेकिन बात है समझने की कि हो क्या रहा है। ये पैटर्न पहले देखो, मैं अभी दिखा रहा हूं इसको, अभी समझने की कोशिश करना। जब मैं आगे इसकी बात करूंगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इनसे। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि 12, 18, 24 और 36, है ना, इसका आपको निकालना है लसा। क्या निकालना है लसा? तो आप सबसे पहले देखो, क्या आपको 8 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। 8 इसमें मिल गया तो क्या रह गया 4, इसमें क्या रह गया 9, इसमें क्या रह गया आपका 8 3 24, 3 रह गया, है ना। और 4 निकाल दिया तो 3 रह जाएगा इसमें, है ना 3। और यहां से निकालोगे तो कितना रह जाएगा 9। अच्छा, इसके बाद आप 3 9 9 9 ये बच रहा है तो 9 बचा, तो आप 3 निकाल दोगे, 9 निकाल दोगे, 3 निकाल दोगे, 9 निकाल दोगे, बस हो गया 72। क्या हो गया आपका एलसीएम हो जाएगा बस। बहुत सिंपल तरीका है, बस एक बार समझ में आ जाए, एक बार समझ में आ जाए कैसे भी करके, ठीक है। और वो मैं समझा ले जाऊंगा आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्त, मेंस 2013 का क्वेश्चन है, सीजीएल का, सीजीएल मेंस 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप 120 और 450 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, 120, 120 और 450 डिवाइड करो 2 से 60, 2 से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 225, है ना। पहले बेसिक तरीका से देख लो, 2 से कितना 30, ये 225 ही रहेगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा आपका 15, और ये क्या बनेगा 225। ठीक है, 3 से लगाया तो 5, 3 से लगाया तो कितना हो गया 75, 3 से लगाया तो 5, और इधर कितना बचा 25, और आपका फिर 5 से एक बार और 5 बार, और फिर यहाँ से 5 से एक बार और फिर एक बार। तो जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा भाई, आप यहाँ लिख सकते हो इसको 2,
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, है ना। अब क्या करते हैं हम, आसान आसान वाले बनाते हैं। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, है ना। तो 10 गुणा 10 गुणा 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 1800। कितना आ गया, 1800 आ गया। बात समझ में आ रही है। 1800 आ गया, लेकिन अब ये देखो, ये वाला तरीका ठीक है, लेकिन अब मैं जो आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं उसको समझने की कोशिश करना। 120 है और क्या है, 450। 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, या 8 मिल रहा है, या 16 मिल रहा है। ये देखो आप, 16 मिल रहा है या 32 मिल रहा है। तो आपने देखा सर 8 मिल रहा है, तो मैंने 8 निकाल लिया। 8 निकाल लिया तो इधर कितना रह गया, 15। अब इसमें तो 8 मिलेगा नहीं, तो क्या रह गया, 225। क्या इसमें 25 मिल रहा है या 125 मिल रहा है? आप कहेंगे सर 25 मिल रहा है, ठीक है, मैंने 25 निकाल लिया। तो जब 25 निकालूंगा तो 5 इसमें से निकल जाएगा, 3 रह जाएगा, और 25 इसमें से निकालूंगा तो कितना रह जाएगा, 7। क्या ये बात समझ में आ रही है? 25, 25 निम्मा, है ना, कितना हो जाएगा, 25 निम्मा, है ना, 25 निम्मा 225, 9 रह जाएगा, ठीक है। अब आप जब आप हाईएस्ट देखोगे, 9 निकालोगे, तो 9 निकालते ये निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, तो केवल आपके पास बचेगा 25 अट्ठे 200, और 200 गुणा 9, बस 1800। ये निकल कैसे रहे, ये समय के साथ साथ आप सीखते चलेंगे, बस क्लास में बने रहना, है ना। मेन काम क्या है, क्लास में बने रहना, मैं आपको समझा ले जाऊंगा एक दिन। अभी देखते चलो क्या कर रहे हैं। 6345 और 2160 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा और हमेशा कौन सी विधि से करेंगे, भागफल विधि से। कौन सी विधि से करेंगे, भागफल विधि से। हमेशा भागफल विधि लगाएंगे, और भागफल विधि ये कहती है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में लगाइए भाग। तो 2160 का भाग लगाना है 6345 में। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, ये क्वेश्चन एसएससी की सीजीएल परीक्षा होती है, 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूं जो 2017 में पूछे गए, ठीक है। तो सबसे पहले भाग लगाइए, कितनी बार भाग जा रहा है, 16 थी 48, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 और 0, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 0 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 2। 2025 का फिर भाग लगाएंगे किसमें, 2160 में। कितनी बार जाएगा, एक बार, और 2000 क्या हो जाएगा, 25। और 2025 को जब आप सॉल्व करके लाएंगे तो 5, यहाँ 3, यहाँ बचेगा 1, 135। 135 का भाग लगाना है किसमें, 2025 में। 2025 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 13, 13 दूनी 26, है ना। तो सबसे पहले एक बार लगा लेते हैं, है ना। 13 से 135, कितने बचे, 12 से 5 गए तो 7, यहाँ कितने हो गए, 9, और 9 से 3 गए तो 6, है ना। 67 अंक ले लिया 5 का। अब फिर भाग लगाते हैं, 13 पंजे 65, 5 बार चला जाएगा, पचम 25, 13 पंजे 65 और 2 67। तो एचसीएफ जो आया, एचसीएफ कितना निकल के आया, 135। एचसीएफ कितना आ गया, 135 आ गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छी रखनी है अपनी थोड़ी, और चीजों को समझते चलना है। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, मैं इसी वजह से आपको करा रहा हूं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन पहली क्लास है तो पहली बेसिक से करेंगे, एक एक चीज को स्टेप टू स्टेप समझते हुए, है ना। ये क्लास उस बच्चे के लिए है अभी जो पहली क्लास है, जिसने पहले कभी भी मैथ पढ़ाई नहीं है कंपटीशन का, है ना। तो अब जब हम कंपटीशन लेवल पे आएंगे तो यहाँ ये तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, ये तो कन्फर्म है, ये तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ये आना चाहिए। बेहतर हम तभी हो पाएंगे जब हमारे पास हमारा बेसिक हो, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते चलेंगे। अभी देखते चलो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, है ना। ये शायद ये भी क्वेश्चन मेंस 2013 का है, सीजीएल मेंस, सीजीएल मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आया था। 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या करें, सबसे बड़ी संख्या। तो महत्तम जहां वर्ड आता था, सबसे बड़ी का मतलब हो जाता था हाईएस्ट, और हाईएस्ट जैसे ही आता था तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करती है अभी के लिए, कि हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, मसा, है ना। तो ये भी आगे जाकर क्या होगा, ये भी दिमाग से निकल जाएगा। हाईएस्ट बोलेगा, सबसे बड़ी बोलेगा, और आपको एलसीएम निकालना पड़ जाएगा। तो अभी के लिए तो ठीक है, अभी के लिए याद कर लो, 200 और 320 है,
तो 200 का भाग किस में लगाया, 320 में, और 320 में भाग लगाया तो कितनी बार गया, एक बार, तो कितने बचे 200, और बचे कितने 120, और 120 का भाग लगाया 200 में, तो 200 में लगाया तो कितनी बार गया, एक बार, 120 बार, और 120 बचा, और कितना 80, 80 का भाग लगाया 120 में, कितनी बार गया, एक बार, 80, और 80 से क्या बचा 40, और 40 का भाग लगाया 80 में तो दो बार चला गया, और कितना आया, रिमाइंडर 0। और 0 आने का मतलब जो हमारा मासा है, SCF है, वो कितना आ गया निकल के 40, है ना, ये वाला, इधर वाला क्या होता है, मासा होता है। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे, क्या हो जाएगी हमारी, 40 हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं इन संख्याओं का लसा व मसा क्या होगा। देखो, मैंने आपको दो विधि बताई है, गुणनखंड विधि और भागफल विधि, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना, मैं दोबारा से इनका रिवीजन पे आ रहा हूँ, और जैसा आपने सीखा था यहाँ पर, ये तरीका अपना आप में बेस्ट है। और इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी, मैं आपसे कह रहा था कि अगर मुझे कोई संख्या, जैसे आपसे कहा जाए कि भैया 4 है और 8 है और 16 है ना, इसका का लसा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, लसा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, लसा ज्ञात करने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लसा ज्ञात करने की। तो आपका तरीका यह है कि सर 4, 8 और 16, ठीक है, दो का भाग लगाएंगे, दो बार, चार बार, 8 बार, है ना, यही तो करोगे आप, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, फिर दो से लगाया एक, एक और दो, फिर दो से लगाया एक, 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 तो आपने आंसर निकाला 2 गुणा दो गुणा दो, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, 16 निकाल दिया आपने LCM। ठीक है, सही है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और आठ, आठ को आप क्या लिख सकते हैं, आप 8 को लिख सकते हैं, है ना। अभी मत लिखो इसको, अभी मत लिखो, है ना, अभी मत लिखो। अभी एक तरीका और देखो, मैंने जो आपको तरीका बताया था कि अगर मैं इसमें से 16 निकाल लूं, क्या निकाल लूं, 16, तो 16 जब निकालूंगा तो 4 हट जाएगा, भाई 16 में 4 शामिल है, 16 में 8 भी शामिल है, इधर क्या बचेगा एक, तो यही क्या आ जाएगा, लसा आ जाएगा, बस लसा आ गया। एक दूसरा तरीका और है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ध्यान समझना, अब लसा निकालने की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, लसा की। आधार कैसे हैं सबके समान, तो जो सबसे बड़ी पावर है वही क्या हो जाती है, लसा। यहीं से दूसरा पार्ट शुरू होता है मसा का। मौसम में आप देखो आधार कैसे हैं समान, तो सबसे छोटी पावर देखो, सबसे छोटी पावर कितनी है, 2, ये क्या निकल के आएगा, मौसा। तो एक बात समझना, आधार अगर समान है, आधार कैसे हैं, समान है, तो जो सबसे कम पावर को लेके आएगा वो मौसा हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर हो जाएगा। और लसा जो निकालेंगे वो सबसे ज्यादा पावर को लेकर आएगा, सबसे ज्यादा घात को लेकर आएगा। ठीक है, मैं जैसे इसके मसा की बात करूं, तो आप मसा भी इसका निकाल के देख सकते हैं। जैसे मसा की हम बात करें, तो अगर मैं इसका मसा निकालने की बात करूं, 4, 8 और 16, 16 का क्या निकालना है, मसा। तो अगर इसके मसा निकालने की बात होगी, तो आप 4 का भाग लगाएंगे 8 में, तो कितनी बार गया, 4 दूनी 8, यहाँ से सॉल्व हो गया, 4 आ गया, और 4 का भाग फिर किस में लगाया, 16 में, तो 4 चौक 16, और कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। भागफल विधि लगा देंगे। लेकिन आपने एक तरीका सीखा बहुत बढ़िया, कि अगर आधार कैसे हैं समान, तो आपको क्या क्या करना है, देखो अब जैसे इस क्वेश्चन पे आओ, लसा पूछ रहा है, तो सबसे पहले लसा निकालते हैं। आधार कितना है, 4, तो सबसे पहले आधार लिख लो, 4। सबसे बड़ी पावर देखो कितनी है, 7, ये क्या हो जाएगा, लसा। ठीक है, अब जैसे हम बात करें मसा की, तो मसा में देखो आधार कितना है सबका, 4, और सबसे छोटी पावर कितनी है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर इस क्वेश्चन का हमने लसा निकाला, LCM निकाला, तो क्या बनेगा, 4 की पावर 7। और अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ मसा क्या होगा, तो आधा लिखो और सबसे छोटी जो पावर है उसको लिखो, 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई अच्छे तरीके से। आधार समान है, तो जो बड़ी पावर है वो लसा है, और जो छोटी पावर है वो क्या है, मसा। क्लियर है। अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करके देखो, अगला क्वेश्चन करके देखो क्या होगा। 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, और 7 की पावर 5, और 7 की पावर 10 का लसा। तो सबसे पहले आपको बताना है लसा, LCM। तो आपने देखा कि आधार कितना है, 7, तो सबसे बड़ी पावर ढूंढो, सबसे बड़ी पावर ढूंढो, सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, आप देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 10।
सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं किस पर, मस पर। मस पर निकालो। तो मस में देखो आधार कितना है, 7। सबसे छोटी पावर देखो कितनी है, 5। बस आपका आंसर आ गया। लसा क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है, और मसा क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटी घात है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं अभी, ये इंट्रो क्लास है, बेसिक सीख रहे हैं, तो इस वजह से आपको चीजों को पहले सिस्टम से समझा रहा हूं, उसके बाद की कहानी थोड़ी अलग होगी, है ना। अगली जो क्लास होंगी वो एक अलग लेवल पे चलती हैं। तो बेसिक क्लियर रखना, जिससे कि जब मैं आपको कहूं कि बेटा उड़ जाओ अब, तो उड़ने में आपको पंख खोलने में और पंख फड़फड़ाने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो ये अभी क्या है कि अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी तुम्हें सिखाया जा रहा है कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं। अब एक बात बताओ, -2 और -5 में छोटा कौन सा है। आप कहेंगे सर -5 छोटा है। अच्छा, और दूसरा मैं आपसे कहूं कि बताओ इनमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आप कह देंगे सर -2 है। नंबर सिस्टम में आप ये सारी चीज सीख चुके थे कि क्यों संख्या छोटी बड़ी होती है, और छोटी और जो बड़ी दिख रही होती है वो छोटी होती है ना। नंबर सिस्टम में जब पूर्णांक संख्या पढ़ाई थी तब बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया था कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि -7 और -3 में बड़ा कौन सा है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि बड़ा जो है वो -3 है। और नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ लिया है तो आप ये भी बता सकते हैं कि -3 क्यों बड़ा है ना। वहां आपको क्यों का जवाब भी मिल गया होगा, बिल्कुल, क्योंकि अच्छे तरीके से समझाया मैंने। अब आते हैं किस पर, लसा पर। किस पे आते हैं, लसा। और क्या निकालना है, मसा। अब इनका आधार देखो, सबका आधार कितना कितना है। तो आधार मैंने देखा इसका भी आधार 5 है और इसका भी आधार 5 है। ठीक है, लसा के लिए आप सबसे बड़ी पावर ढूंढो। सबसे बड़ी पावर -11, -11 है, -9 है, -16 है और -10 है। इन सब में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या -9 होगी, बिल्कुल होगी। तो -9 क्या हो जाएगा, लसा। और मसा की बात कर रहा है तो सबसे छोटी पावर ढूंढो, तो सबसे छोटी पावर क्या दिखेगी, -16। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बस चीजों को समझते चलना, ध्यान से देखते चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो कम से कम क्लास को 2 या 3 बार पहले देखें और समझने की कोशिश करें। अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, भाजक क्या होते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, उन चीजों को समझें, पहले अच्छे तरीके से देखें और तब आगे चीजों को आगे आगे पढ़ते चलें। जैसे अगर आप पहली बार एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो पहली क्लास को कम से कम 3 बार देखो, एक बार नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, उसके बाद दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, चौथी क्लास, फिर देखना कितना मजा आएगा इस सब्जेक्ट में। लसा निकालना है हमें, क्या निकालना है, लसा। तो लसा में सबसे पहले, लसा की अगर बात करें तो लसा में आपको दिख रहा होगा आधार कितना है, 3। सबसे बड़ी पावर ढूंढो, तो सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, -7। ठीक है, मसा की बात करें तो मसा में आधार कितना है, 3। सबसे छोटी पावर कितनी दिख रही है, -18। ठीक है, फिर से समझा देता हूं, -12, -7 और -18 और -10, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो होगी -7। समझ में आ रही है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर रखते हैं, लसा के लिए सबसे बड़ी पावर और मसा के लिए सबसे छोटी पावर। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है उसमें जो पॉइंट चल रहे हैं, है ना, उनको आप क्लियर करते चलेंगे। और अब आते हैं इस पैटर्न पे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ध्यान से सुनना और समझना, ये क्वेश्चन अगर क्लियर करने तो मैं जो बोलता जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनते चलना। पहली संख्या है 2 की पावर 3, अगली है 3 की पावर 3 और अगली है 5 की पावर 2। बहुत हेल्प करते हैं ये, इनमें अब गुणनखंड विधि लग रही है और उसी से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला क्या है, 2 की पावर 2, और अगला क्या है, 3 की पावर 4, फिर आगे दिया है 5 और इंटू 7। ठीक है, और अगला लास्ट हमें तीसरी जो संख्या दी है वो क्या दी है, 2 गुणा 3 की पावर 5 और अगली क्या दी है, 7 की पावर 9। ध्यान से समझना, सबसे पहले हमें क्या लेना है, लसा। क्या लेना है, लसा, ध्यान से सुनते चलना। पहले क्या लेना है, लसा। तो लसा में जो जो फैक्टर आए हैं सबको लिख दो, सबको लिख दो। कौन कौन आया है, 2 आया है, ठीक है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है,
11 आया नहीं आया, तो 2 3 5 7 ये वाले आए हैं। ठीक है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, और क्या आया है, 7 आया है, सारे लिख दिए। अब इसके बाद सुनो, अब सबसे ज्यादा पावर देखो 2 की कितनी आई है, 3, उसको लिखो। 3 की पावर सबसे ज्यादा देखो कितनी आई है, 5। 5 की पावर सबसे ज्यादा देखो 2 आई है, और 7 की पावर ढूंढो सबसे ज्यादा कितनी आई है, 9। ये हो गया आपका लसा। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मसा। अगला पॉइंट क्या है, मसा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब लसा की बात हो गई, लसा के बाद बात कर रहे हैं हम किसकी, मसा की। मसा को सुनना समझना। पहले ये देखो सब में क्या क्या मिल रहा है, क्या आपको सब में 2 मिल रहा है, ठीक है 2 मिल रहा है, इनटू 3 सब में मिल रहा है, सब में 3 है, बिल्कुल है। 5 सब में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें 5 नहीं है। 7 सब में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आपने क्या क्या ले लिया, जो सब में मिला, ओबेनिस्ट मिला, सब में मिला, वो ले लिया, है ना। अब क्या करना है, अब सुनो। 2 की सबसे कम पावर देखो कितनी है, 2। 3 की सबसे कम पावर देखो कितनी है, 3। अब यहां जब आप 2 की पावर सबसे कम देखेंगे तो केवल 2 ही आया है, यानी 2 की पावर 1 आई है। तो आपने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया इसमें से। और 3 की पावर सबसे कम क्या दिख रही है आपको, 3। तो लसा में क्या कर रहे थे, सबसे ज्यादा पावर को लिख रहे थे और सबको लिख रहे थे। लसा में क्या कर रहे थे, सबसे सबको लिख रहे थे, और सबसे ज्यादा जो पावर, सबसे ज्यादा जो घात थी उसको लिख रहे थे। और मसा में क्या कर रहे हैं, जो सब में कॉमन मिल रहा है उसको लिख रहे हैं, और सबसे कम पावर को लिख रहे हैं, सबसे कम घात को लिख रहे हैं। सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मसा, और ये क्या हो जाएगा, लसा। कभी भी इनके मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर नहीं पूछेगा। संख्याएं अगर फैक्टर में दी हैं तो आंसर भी फैक्टर में ही मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है। अगली संख्या है 3 की पावर 3, और अगली संख्या क्या है, 7। ठीक है, अब अगली जो संख्या है हमारी, 2 गुणा 3 की पावर 2, और 5 की पावर 3, और 7 की पावर 2। और अगली संख्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, और 5, और इंटू 7 की पावर 7। सबसे पहले निकालना है लसा। सुनते चलना, समझते चलना। लसा निकालना है, सबको लिखो। 2 आया है, 3 भी आया है, 5 भी आया है, और 7 भी आया है। 2 की सबसे ज्यादा घात कौन सी है, पावर कौन सी है, 2 की सबसे ज्यादा पावर है 4, लिख दो। 3 की सबसे ज्यादा पावर ढूंढो, 3 की सबसे ज्यादा कितनी है, 5। 5 की सबसे ज्यादा पावर ढूंढो कितनी है, 3। 7 की सबसे ज्यादा पावर ढूंढो, 7। हो गया बस, लसा। अब आते हैं किस पर, मसा पर। मसा में क्या करोगे, सुनो। मसा में क्या करोगे, कॉमन ढूंढो। 2 मिल रहा है सब में, मिल रहा है। 3 सब में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 5 सब में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 7 सब में मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 2 की पावर सबसे कम कितनी है, 1, 1 ही रहने दिया। 3 की पावर सबसे कम कितनी दिख रही है, 2। और 7 की पावर सबसे कम कितनी दिख रही है, 1। बस हो गया मसा। कितना आसान है, देखो। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, समझने के ऊपर है, ठीक है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पी की वैल्यू कितनी दी है, देखो। पी की वैल्यू दी है 2 की पावर 3, इंटू 3 की पावर 10, और इंटू 5। आगे क्या कह रहा है, क्यू। क्यू की वैल्यू क्या दी है, क्यू की वैल्यू दी है 2 की पावर 5, और 3, और गुणा 7। पी तथा क्यू का महत्तम समापवर्तन मसा पूछा है। क्या पूछा है, मसा। देखो सब में क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है सब में, बिल्कुल मिल रहा है। 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 3 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। 5 और 7 दोनों में मिल रहे हैं, 5 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 7 ऊपर वाले में नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है, 2 गुणा 3 करना है ना। पहला काम तो 2 गुणा 3 कर दिया। अब देखो 2 की पावर सबसे कम कितनी है, 3। 3 की पावर सबसे कम कितनी है, 1। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया, बस। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, बस। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। चलो अब यहां से, है ना, आगे बढ़ते हैं। और 10 की पावर 10 गुणा ए स्क्र बी सी। अब देखो सबसे पहले पूछ रहा है लसा व मसा, ध्यान से सुनना। पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या है 10 ए स्क्र बी और सी। दूसरी संख्या क्या है, 15 ए बी और सी स्क्र। तीसरी संख्या क्या दी हमें, 20
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले निकालना है लसा। लसा में जो हमारे पास संख्या दे रखी है 10, 15 और 20, लसा निकालना इनका सीख गए हो। तो इनका लसा निकाल के देखो, इनका लसा कितना आएगा 60। तो पहले संख्याओं का लसा निकाल दिया, कितना आ गया 60 आ गया। तो आपने सबसे पहले संख्याओं का लसा निकाल दिया 10, 15 और 20 का। अच्छा, अब आगे क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ये तो आप सीख चुके हैं, सब आते हैं, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। ए की पावर सबसे ज्यादा कितनी है 2, बी की सबसे ज्यादा पावर कितनी है 2 और सी की पावर सबसे ज्यादा कितनी है 2, बस हो गया। एक बार फिर से समझ लो, 10, 15, 20, 60 हो गया इनका लसा। इनका तरीका आप सीख चुके हैं। ए है, बी है, सी है, तो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, लसा में सभी ले लिए जाते हैं जो जो आते हैं। और सबसे ज्यादा पावर देखो, ए की सबसे ज्यादा पावर कितनी है 2, बी की सबसे ज्यादा पावर कितनी है 2 और सी की सबसे ज्यादा पावर कितनी है 2, बस लिख दिया। अब आते हैं मसा पर, मसा करते हैं। तो 10, 15, 20, 10, 15 और 20, जब आप इनका मसा निकालेंगे तो जो तरीका सीख चुके हैं, मसा कितना आ जाएगा 5, 5 क्या आ जाएगा मसा। ठीक है, आपने 5 लिख लिया, तो सबसे पहले 5 लिख दिया। अब कॉमन देखो, ए सब में है, ठीक है, बी सब में है, सब में है, सी सब में है, सी भी सब में है। ए की सबसे कम पावर कितनी है 1, बी की सबसे कम पावर कितनी है 1, सी की सबसे कम पावर कितनी है 1, ये इसका मसा हो गया। ये मसा हो गया और ये क्या हो गया, लसा हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां से आगे की हम बात करें, जो हमारी अगली क्लास है उसका पॉइंट ये वाला है। ठीक है, भिन्नों का लसा, भिन्नों का मसा क्या करना है, पॉइंट याद रखना है आपको। और जरूरी बात, नोट्स जरूर बनाते चलना जिससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बने। तो अगली क्लास में फिर इन चीजों को सीखेंगे। बहुत कुछ सिखाना बाकी है अभी पहली क्लास में से, है ना। लेकिन फिर से बता रहा हूं मैं आपको, पहली क्लास में अभी मैंने बेसिक बताया, एक कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप होगा जब आप बेसिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अगर आप आगे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं तो मैं फिर बता रहा हूं, पहली क्लास को बार बार देख लेना, जिससे कि कोई भी कहीं भी कैसी भी समस्या नहीं आए आगे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं।